हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यानी कि जीबी शॉ की बायोग्राफी को हम कवर करेंगे। बेसिकली जीबी शॉ का एक बहुत ही फेमस ड्रामा आर्म्स एंड द मैन हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आर्म्स एंड द मैन की लिंक इजीली पा सकते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में भी मेंशन है। तो चलिए आज हम जीबी शॉ की बायोग्राफी को कवर करते हैं। तो बेसिकली इनका जन्म हुआ था 26 ऑफ जुलाई 1856 को डबलिन नामक एक शहर में, जो कि आयरलैंड में पड़ता है। 2 नवंबर 1950 को इनकी डेथ हो जाती है अयोट सेंट लॉरेंस नामक जगह पर, जो कि हर्टफोर्डशायर नाम का एक शहर है इंग्लैंड के अंदर। बेसिकली ये जो शहर है ना हर्टफोर्डशायर, इसको हमने प्राइड एंड प्रेजुडिस, जैन ऑस्टिन के जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है नॉवेल, उसमें हमने इस शहर के बारे में जिक्र किया था। तो आई होप आपको कुछ रिकॉल हो रहा होगा। जीबी शॉ की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ही वाज ए आयरिश कॉमिक ड्रामेटिस्ट, लिटरेरी क्रिटिक भी ये रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने नोबेल प्राइज जीता है लिटरेचर के क्षेत्र में 1925 में। तो 1925 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। ये जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ये आपको ध्यान रखना है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वाज द थर्ड एंड यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ हिज फादर एंड मदर, यानी कि उनके पेरेंट्स के तीसरे ये जो है कि यंगेस्ट चाइल्ड रहे हैं, है ना। इनके पिता का नाम था जॉर्ज कार शो और इनकी माता का नाम है लुसिंडा एलिजाबेथ गर्ली शो। बेसिकली इनके पिताजी का बहुत ज्यादा साया रहा नहीं है इन पर, यानी कि इनके पिताजी तो इवन इनको अपनी औलाद मानते ही नहीं थे। वो कहते थे कि ये तो पता नहीं किसकी औलाद है ना, यानी कि वो अपना खुद का ना बेटा इन्हें नहीं मानते थे। हालांकि इनकी जो माँ है लुसिंडा एलिजाबेथ, इनका काफी ज्यादा सपोर्ट रहा है और इन्हीं से इंस्पायर होकर इन्होंने राइटिंग स्टार्ट करी। और आगे हम देखते हैं कि करियर में किस तरह ये अपनी माँ के सपोर्ट से आगे बढ़ते हैं। अगर मैं टेक्निकली बात करूं इनके फैमिली के बारे में, तो ये एक अच्छी फैमिली से आते थे, लेकिन इनके जो पिता है वो पहले सिविल सर्वेंट थे। बाद में इनके पिता अनसक्सेसफुल ग्रेन मर्चेंट बने, यानी कि उन्होंने अपना व्यापार शुरू करा लेकिन वहां पर वो सक्सेसफुल नहीं रहे। और हम देखते हैं कि कैसे जीबी शाह का जो जीवन है वो गरीबी में बीता, है ना। एट फर्स्ट शाह वॉज ट्यूटर्ड बाई ए क्लरिकल अंकल। देखिए ये जो है ये इनके फैमिली मेंबर्स या फिर मैं कह दूं कि इनके परिवार के लोगों के ही डिसाइपल रहे हैं, उन्हीं के शिष्य रहे हैं। पहले इनको इनके अंकल ने पढ़ाया, फिर इनको स्कूल में दाखिला करवाया गया, लेकिन वहां पर ज्यादा दिन ये टिके नहीं और इन्होंने 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़कर एक लैंड एजेंट के रूप में ऑफिस में काम करना शुरू किया। आफ्टरवर्ड्स ही अटेंडेड 4 स्कूल्स, और उसके बाद इन्होंने 4 अलग अलग स्कूल बदले, लेकिन एजुकेशनल इनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा रहा नहीं है ना। वहां पर इन्होंने बहुत कुछ नहीं सीखा है और फाइनली 1871 में इन्होंने स्कूल को छोड़कर एक फर्म ज्वाइन करी, है ना, रियल इस्टेट से रिलेटेड, डबलिन फर्म ऑफ लैंड एजेंट। अगर मैं बात करूं तो फिर इन्होंने एज ए जूनियर क्लर्क भी काम किया है। यानी कि बचपन में जैसे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें आगे बड़े होकर करियर में क्या बनना है, किसी को डॉक्टर बनना रहता है ना, उसी व्यक्ति को कुछ दिन बाद टीचर बनना रहता है, फिर उसको एक बिजनेसमैन बनना रहता है, उसको आगे जाके एक इंजीनियर बनना रहता है। तो वैसे ही जीबी शाह भी बचपन में बहुत कंफ्यूज थे अपने करियर ऑप्शन को लेकर। इन्हें नहीं पता था कि आगे जाके मुझे क्या बनना है। फाइनली कुछ समय बाद इन्हें ये रियलाइज होता है खुद से कि मुझे राइटर बनना है, क्योंकि इन्हें लिखना बहुत पसंद था, इन्हें पढ़ना बहुत पसंद था। तो इनकी माँ के सपोर्ट से इन्होंने नेशनल गैलरी ऑफ आयरलैंड ज्वाइन करी। इनके मदर का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। तो फिर जो है कि स्कूल में भले ही ज़्यादा ये नहीं पढ़े हो, इन्हें शिक्षक से भले ही ज़्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ हो, लेकिन खुद से इन्होंने पढ़ पढ़ के आर्ट के जो है कि आर्ट के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, म्यूजिक के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा नॉलेज इन्होंने गेन किया था। लेटर इन 1876 ही मूव्ड टू लंदन, ये लंदन चले जाते हैं, वेयर ही लेड द फाउंडेशन ऑफ हिज राइटिंग करियर फॉर विच रीडिंग वाज ए प्री रिक्वेसाइड। बेसिकली देखिए इनको राइटिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना था, और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि राइटिंग अगर आपको करना है तो उसके लिए रीडिंग बहुत ही जरूरी है, कंपल्सरी है वो, है ना। देयरफॉर ही सिक्योर्ड ए रीडर्स पास फॉर द ब्रिटिश म्यूजियम। एक म्यूजियम में इनको जो है कि पास मिल गया था, रीडिंग रूम जो है कि उसका पास मिल गया था, जहां पर ये घंटों तक बैठे रहते थे और किताबें पढ़ते रहते थे। इन 1872 हिज मदर लेफ्ट हर हस्बैंड। इनकी माता जी 1872 में इनके पिता को छोड़ देती है और 2 पुत्री के साथ, यानी कि इनकी 2 बहनें भी थी, ये एकमात्र लड़के थे।
तो ये तीनों भाई बहन जो है अपनी माता के साथ चले जाते हैं और ये शिफ्ट हो जाते हैं एक म्यूजिक टीचर के साथ, जिनसे म्यूजिक सीखा करती थी इनकी माता जी, और उन म्यूजिक टीचर का नाम था जॉर्ज जॉन वेंडेलर ली। तो 1866 में जो है कि उनसे अफेयर स्टार्ट हो गया था इनकी माँ का, और फिर ये डबलिन में शिफ्ट हो जाते हैं सब लोग एक साथ। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूं इनकी लाइफ की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 1950 में इनकी डेथ हो जाती है 2 नवंबर को, है ना, सेंट अयोट लॉरेंस नामक एक जगह पर जो कि हर्टफोर्डशायर में पड़ती है। द गिंगोल्ड थिएट्रिकल ग्रुप, इन्होंने एक ग्रुप फाउंड किया 2006 में, एग्जिबिट हिज वर्क। The Gingold Theatrical Group, founded in 2006, exhibit his work in the New York City that features the humanitarian ideas promoted by him। यानी कि इनके कुछ आइडिया को प्रमोट किया उस ग्रुप ने, है ना, इन्होंने ग्रुप क्रिएट नहीं किया था। His complete works between 1930 and 1950 in 36 वॉल्यूम, यानी कि 1930 से 1950 के बीच के जो इनके वर्क्स है वो लगभग 36 वॉल्यूम में पब्लिश हुए थे। ही मैरिड शार्लेट पाइने टाउनशेंड इन 1898, इन्होंने इनसे शादी की लेकिन इनके कोई बच्चे नहीं थे। अगर मैं इनके करियर की बात करूं तो जॉर्ज स्टार्टेड राइटिंग एट ए यंग एज एंड टेस्टेड द फ्रूट ऑफ सक्सेस इन हिज लाइफ। In 1878 he tried his hand on the drama using satire on a religious theme। इन्होंने धार्मिक थीम पर एक व्यंग्यात्मक ड्रामा लिखने का इन्होंने जो है कि सबसे पहले करियर में स्टार्ट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, उन्हें बीच में ही छोड़ना पड़ा। और फिर उन्होंने उसके बाद अपना पहला नॉवेल इन्होंने कंप्लीट किया जो कि था इमैच्योरिटी 1879 में। हालांकि ये पब्लिश बहुत बाद में हुआ था, इन्होंने लिख 1879 में लिया था लेकिन ये 1944 में पब्लिश हुआ। उसके बाद तो फिर इन्होंने बहुत सारे नॉवेल लिखे जैसे कि द इरेशनल नोट और लव अमंग द आर्टिस्ट, जो कि 1880 और 1881 में रेस्पेक्टिवली पब्लिश होते हैं। हम देखते हैं कि ये एक मैगजीन में सीरियलाइज फॉर्म में पब्लिश होते हैं। द मिड 1880s brought him a fortune for the author। He published 2 novels and started a career as a critic too। His efforts proved fruitful as his play। देखिए आर्म्स एंड द मैन जो है ये इनका एक कॉमेडी प्ले है जो कि एक इनको फाइनेंशियल सक्सेस देता है, यानी कि उसके बाद से जो है कि इनको लाइफ में एक सक्सेस, यानी कि इन्होंने अपनी मेहनत का फल चखना स्टार्ट किया था। हालांकि जो इनको रियल सक्सेस मिली है ना वो मिली है 1902 के इनके वर्क मैन एंड सुपरमैन से, है ना, रियल सक्सेस वहीं से इनको मिलती है। हम देखते हैं कुछ नोटेबल पब्लिकेशंस है, इंक्लूड द परफेक्ट वैगनेराइट, जोन बुल्स अदर आइसलैंड, मेजर बारबारा, द डॉक्टर्स डिलेमा, एंटोनी एंड क्लोपेट्रा एंड द पिग्मेलियन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस है ना, वहां पर जो है कि इन्होंने अपने राइटिंग्स को पब्लिश करवाया। इनके अगर बेस्ट प्लेस की मैं बात करूं तो सम ऑफ हिज बेस्ट बुक्स इंक्लूड अगस्टस डज हिज बिट के अलावा अगर मैं बात करूं तो एन अनसोशल सोशलिस्ट, सीजर एंड क्लोपेट्रा, ए treatise on parents and children, the devil's disciple, Pygmalion and Overruled। ये कुछ इनके प्लेस है। इनके कुछ और भी वर्क्स है जैसे लव अमंग द आर्टिस्ट, कैशियल बायरन्स प्रोफेशन, इमैच्योरिटी एंड द इरेशनल नोट। तो ये था जीबी शो का एक बायोग्राफिकल जो है कि परिचय। इनके कुछ फेमस कोट भी है जो इनके वर्क्स में हमें देखने के लिए मिलता है, जैसे कि द मैन एंड सुपरमैन में मिलता है, द रीजनेबल मैन अडेप्ट हिमसेल्फ टू द वर्ल्ड, द अनरीजनेबल वन परसिस्ट इन ट्राइंग टू अडेप्ट द वर्ल्ड टू हिमसेल्फ, देयरफॉर ऑल प्रोग्रेस डिपेंड ऑन द अनरीजनेबल मैन। बहुत ही फेमस कोट है इनका, ये कितनी अच्छी बात इन्होंने इसमें कही है। पीपल आर ऑलवेज ब्लेमिंग देयर सर्कमस्टांसेस फॉर व्हाट दे आर। आई डोंट बिलीव इन सर्कमस्टांसेस। द पीपल हु गेट ऑन in this world are the people who get up and look for the circumstances they want, and if they can't find them, make them। अगर आप नहीं बना पाते जो है कि अगर आपको नहीं मिलते सर्कमस्टांसेस तो आप उनको बना लीजिए, मेक देम। मिसेस वॉरेंस प्रोफेसर नाम के इनके एक वर्क में इन्होंने ये कोटेशन दिया था, you know, well I couldn't bear to live with a low common man after you two, and it's wicked and cruel of you to insult me by pretending I could। ये पिग्मेलियन का इनका एक कोट है। and what is life but a series of inspired follies, the difficulty is to find them to do, never lose a chance, it doesn't come every day। ये भी पिग्मेलियन का ये बहुत ही फेमस कोट है। तो दोस्तों ये था जीबी शो का एक परिचय। मिलते हैं अब एक नए वीडियो में, तब तक
ख्याल रखिए अपना।